सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन जल्द होगा एग्जामिनेशन और आप बिल्कुल अपनी तैयारी को भरपूर अंदाज में तैयार करते रहिए, यानी कि अपने क्वेश्चंस को कैसे करना है और बिहार एस्टेट में अगर सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को कौन सी तरकीब अपनानी चाहिए और कहाँ से क्वेश्चंस करने चाहिए और किन किन टॉपिक पर विशेष तौर से हमें ध्यान देना चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आपको पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहना है। हम आज आप पूरे पेपर का पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिरकार कहाँ से कितना आना है, किस चीज पर कितना कितना ध्यान देना है। इन सब बातों पर आज हमारी विशेष चर्चा होगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। कौन सा पॉइंट आपको सिलेक्शन के दायरे में लेकर के चला जाएगा ये तो आपको भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं। तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि आखिरकार एग्जामिनेशन पर किस पे कितना ध्यान दें। देखिए, नंबर 1, अगर मैं बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन का मैपिंग करता हूं तो बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन में यहां पर लिख देता हूं बिहार एस्टेट का मैपिंग अगर कर लेता हूं तो ध्यान दीजिए, जरा पेन सेट कर लेता हूं फिर मैं आपसे बात करता हूं। बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन पर मैं थोड़ा सा व्यू भी डाउन करूंगा जिससे कि आपको क्लियरिटी भी बनी रहे, है ना, क्लियरिटी भी बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल अब सही है। चलो, अब देख लो यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या होता है दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा क्योंकि ऑपरेशन बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन को लेकर के जब चले हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी। हम बिहार एस्टेट का करते क्या है वो चीज आप देखिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन। इस बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन में हम लोगों को सबसे पहले न्यूमेरिकल पर कोई ध्यान नहीं देना है। नो न्यूमेरिकल, अगर सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना है ध्यान दिया, नो न्यूमेरिकल। पहला ऑपरेशन यहीं से शुरू किया है मैंने, कोई न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं दीजिएगा। यानी न्यूमेरिकल की बाउंडेशन खत्म कर दीजिए, सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। न्यूमेरिकल पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देना, टेंशन फ्री होकर रहना है। बहुत हार्डली अगर आएंगे तो 10 न्यूमेरिकल मुश्किल से आएंगे, 10 न्यूमेरिकल मुश्किल से आएंगे, तो आपको न्यूमेरिकल पर बहुत ज्यादा परेशान न्यूमेरिकल पे होने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को सबसे ज्यादा विशेष तौर से जो ध्यान देना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर देना है। यानी कि अगर मैं बिहार एस्टेट पर फोकस कर रहा हूं तो ये जरूर बताऊंगा आपको कि हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस में रहनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका मतलब हुआ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर विशेष तौर से ध्यान दे करके चले। और साथ ही साथ ये मान के चलिएगा कि बिहार एस्टेट के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री पर डायरेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं ले लेता हूं तो फिजिकल केमिस्ट्री पर हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। और इन डायरेक्ट क्वेश्चंस को अगर मैं देखता हूं, लिंक करता हूं कहीं ना कहीं से, तो फिर आपको एक जरूर, तो यहाँ पर आपको बिहार स्टेट में जो दूसरी कंडीशन है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिहार एस्टेट में न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं करना है, न्यूमेरिकल पे कोई ध्यान नहीं देना है। फिजिकल केमिस्ट्री में केवल और केवल आप टू द पॉइंट क्वेश्चन तैयार करिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू द पॉइंट क्वेश्चन, नीचे लटका देता हूँ यहाँ पर टू द टू द पॉइंट क्वेश्चन। यहाँ पर टू द पॉइंट क्वेश्चन पर ही आपको विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर बिहार एस्टेट के खास बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप बात करना चाहते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कंसेप्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले जाइएगा। कंसेप्चुअल डायरेक्ट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर ऑर्डर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर ऑर्डर भी आ सकता है, कौन डिक्रीजिंग में है कौन इंक्रीजिंग में है, ये ऑर्डर भी आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपको ये जान लेना जरूरी है कि बिहार एस्टेट में हम लोग आखिरकार कैसे, कहां से कितना आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ टॉपिक नोट करते गए, टॉपिक वाइज ऑपरेशन कर देता हूँ कि टॉपिक वाइज ऑपरेशन बिल्कुल फुल ऑपरेशन है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ टॉपिक वाइज
टॉपिक वाइज ऑपरेशन ऑफ बिहार एस्टेट। अब अगर हम लोग बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन में इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान देंगे तो फिर हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि नंबर 1 सबसे पहला टॉपिक हम लोग गैसियस स्टेट ले लेते हैं। गैसियस स्टेट में आपको क्या पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, वेंडर वॉल पर क्वेश्चन आना है, बिल्कुल 100% वेंडर वॉल पर क्वेश्चन आना है। यानी कि यहाँ पर वेंडर वॉल क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको 100%। वेंडर वॉल गैस इक्वेशन आपको तैयार करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग करनी चाहिए। आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी, इन सब पर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पूछा जाए तो वो भी होगा, लेकिन इन दो टॉपिक पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। इनका आना मान के चलिए लगभग और लगभग तय है। दूसरा आ जाइए, अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में हम लोगों को जो क्वेश्चन मिल सकता है वो क्वेश्चन आपका ब्रेग्स इक्वेशन से मिल सकता है। ब्रेग्स इक्वेशन से क्वेश्चन मिल सकता है 100%। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा पर हमें क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ पर लैम्डा भी कैलकुलेट करा सकते हैं, यहाँ पर थीटा भी कैलकुलेट करा सकते हैं, पूछ सकते हैं, रिलेशन पूछ सकते हैं। खासकर बात रिलेशन की है कि यहाँ पर रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल गौर फरमाइएगा, यहाँ बिल्कुल चूकिएगा नहीं, क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिसिस पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स एक टॉपिक है हमारा। केमिकल काइनेटिक्स नोट कर लो, आना निश्चित है। केमिकल काइनेटिक्स और साथ में कैटालिसिस, ये दोनों टॉपिक एक साथ चलेंगे और दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चन आपको मिलने की उम्मीद है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको एक आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट जा रही है और हाफ लाइफ पीरियड और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ जीरो ऑर्डर पर विशेष ध्यान देना, जीरो और फर्स्ट दोनों पढ़ लेना। उम्मीद है कि एक आपको ऑर्डर मिल जानी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और आर्हेनियस इक्वेशन है ये तो 100%। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू, आपको अगर मैं बात करता हूँ आर्हेनियस इक्वेशन की, तो यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसे एग्जामिनेशन में पक्का है। कैटालिसिस पे चले आइए, तो यहाँ पर ZSM5 और सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं अगर आपसे कहना चाहूंगा कि कैटालिस्ट के अंदर आपको ZSM5 पढ़ लेना है और साथ में एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन सा एग्जाम्पल किस में आता है। तो एग्जाम्पल पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर आ जाइए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है वो भी आपको बता देता हूँ। फोर्थ पॉइंट आपसे कहता है कि सॉल्यूशन, यानी कि हमारा फोर्थ टॉपिक है वो सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th का चैप्टर है सॉल्यूशन, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आता हूं और यहाँ पर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। सॉल्यूशन तो अब नोट कर पा रहा हूँ मैं, यहाँ पर नोट कर पा रहा हूँ कि सॉल्यूशन पे अगर हम लोग चल रहे हैं तो सॉल्यूशन पर बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन पर फोकस करें। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ पर फोकस करना है, राउल्ट्स लॉ पर फोकस करना है, राउल्ट्स लॉ पर और हेनरी लॉ पर, इन दोनों हेनरीज लॉ पर, इन दोनों टॉपिक पर विशेष तौर से ध्यान ले दिएगा। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके रिलेशन में से क्या कैलकुलेट होता है, दूसरा ये टॉपिक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर विशेष क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आप चाहें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी देख लीजिए। 3 टॉपिक देख लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर आप नोट करके रखिए, 100% क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद चलिए थर्मोडायनेमिक्स पर चले आइए। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, ये बात भी आपको ध्यान देनी है। थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएगी कि आखिरकार हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में। तो मैं आपको बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स में एक तो लॉ जरूर पूछा जाएगा आपसे, लॉ कोई भी, उम्मीद है कि फर्स्ट लॉ ही पूछा जाएगा। फर्स्ट लॉ पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, ये लॉ आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है
कहीं से कहीं तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हैश लॉ पर भी क्वेश्चन आएगा। हैश लॉ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आने के भी चांस यहाँ पर दिखाई मुझे दे रहे हैं। और साथ में गिब्स फ्री एनर्जी, पहला ये पढ़ लेना है, दूसरा ये पढ़ लेना है। और एक फार्मूला है, आपको याद होगा फार्मूला, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस पर भी क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट पूछा सकता है। कभी कभी केवल डेल्टा एन की वैल्यू ही पूछ करके काम चला देते हैं, बाकी फार्मूला डायरेक्ट रखवा देते हैं। यानी इस क्वेश्चन पर भी आपको विशेष तौर से फोकस करना, और साथ ही साथ आपको गिब्स फ्री एनर्जी पर फोकस करना है। गिब्स फ्री एनर्जी, इतने अगर आप टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कहीं नहीं जाना है सिलेक्शन। छठा पॉइंट आ जाइए, बिहार एस्टेट पर बहुत ही गहरा पोस्टमार्टम ये चल रहा है। बिहार एस्टेट के पेपर का फुल पोस्टमार्टम आपको करके दिखा रहा हूं। आप बिल्कुल उम्मीद करिएगा कि क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना बनेगी। इसी तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम पर चले आइए, तो यहाँ पर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर कहता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम आपको बताएगा कि आखिरकार आपको क्या करना चाहिए। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में चले आ रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ली चैटेलियर रखा मिलेगा आपको, ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपको मिलना है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपको 100% मिलना है, इसी पर नोट कर लीजिए। और बहुत चीजें यहाँ पर नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी केपी का रिलेशन आ सकता है, केपी केसी का केसी पूछ सकते हैं, या केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन कैलकुलेट करवाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेज रूल में केवल एक पढ़ लेना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं और फार्मूला। तो फेज रूल अगर मैं बात करता हूं, तो फेज रूल में मैंने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना सीख लेना, डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेना, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ आपको यहाँ पर फार्मूला फेज रूल का याद कर लेना। बाकी बहुत चीजें यहाँ पर आपको नहीं करनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले आइएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको क्या बताएगी वो नोटिस करिएगा। 8वां पॉइंट यहाँ पर चले आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको नस्ट इक्वेशन जरूर पढ़ के जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं नस्ट इक्वेशन की बात कर लेता हूँ, नस्ट इक्वेशन पढ़ लेना। और यहीं पर आपको सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ करके चले जाना है। और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देख लीजिएगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर भी आप देख लेना, यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही साथ स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बस इतनी चीजें पढ़ना है आपको, ज्यादा यहाँ पर भी ध्यान नहीं देना। स्पेसिफिक और एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इस पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल जितना मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करता हूँ तो यहाँ पर 9th पॉइंट हमारा आ जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पता ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर चल देता हूँ तो पहला तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एक तो मैं सिंपल सा आपको आइडिया दूंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अंदर केवल कॉन्फ़िगरेशन और लॉ पढ़ लेना। तो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट ना हो जाए। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और लॉ, जितने भी लॉ हैं उनको रिवाइज कर लेना। और साथ ही में श्रोडिंगर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रोडिंगर इक्वेशन आ सकती है, श्रोडिंगर इक्वेशन आ सकती है। तो बिहार एस्टेट में जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बिल्कुल वही तैयार करके जाइएगा। उम्मीद है कि आपको 100% यहाँ से भी बिल्कुल मिलना है पेपर। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर चले आइए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या है इंपॉर्टेंट वो जान लीजिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में केवल एक्सेप्शनल जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लीजिएगा। एक्सेप्शनल पॉइंट का मतलब है जो आपसे आयनाइजेशन पोटेंशियल में, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर फोकस करना। और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दोनों के एक्सेप्शंस आप पढ़ लीजिएगा। बहुत कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। और एक बार आपको ट्रेंड जरूर देख लेना, सभी सबका ट्रेंड जरूर देख लीजिएगा। ट्रेंड में क्वेश्चन आ सकता है, संभावना ट्रेंड के क्वेश्चन की ज्यादा है इस बार। 11वें पॉइंट पर आ जाइए। 11वां पॉइंट आपसे कहता है
कि आप केमिकल बॉन्डिंग में चले जाना। इस चैप्टर में मैं कोई छूट आपको नहीं दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। इस चैप्टर को आप फुल बढ़िया से प्रिपरेशन करिएगा। फुल प्रिपरेशन यहाँ पर मैं लिखूंगा, कारण है कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कम से कम केमिकल बॉन्डिंग उठा करके ले जाएगा, इसलिए इस चैप्टर में मैं कोई छूट देने वाला नहीं हूँ। इसके बाद आ जाइए एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। एसपी ब्लॉक एलिमेंट पर चले आइए। एसपीडीएफ सब लिख देता हूँ। एसपीडीएफ में क्या पढ़ लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। केवल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर वेरिएशंस है, वेरिएशन है, वेरिएशन पढ़ना है। फार्मूला, फार्मूला किस चीज के, वेरिएशन किस चीज का पढ़ना है, वेरिएशन जैसे आपको एटॉमिक रेडियस का पढ़ लेना है, एटॉमिक रेडियस का, आयनाइजेशन पोटेंशियल का वेरिएशन पढ़ लेना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन पढ़ लेना है। ठीक है, इसी तरीके से कंपाउंड कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, उनके फार्मूला ऑफ कंपाउंड आपको फॉर्मेशन और फार्मूला दोनों देखिए, फॉर्मेशन एंड फार्मूला, फॉर्मेशन एंड फार्मूला कंपाउंड्स के पढ़ लीजिएगा भाई साहब, कंपाउंड्स के बिल्कुल 100% क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लेनी है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लेनी है, छोड़ना नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लेनी है, छोड़ना नहीं है। इनको किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है। और कहीं कहीं पर बॉन्डिंग भी पूछ सकते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहाँ बन रहा है, इस तरीके से बॉन्डिंग पर भी विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 13वें टॉपिक पर चले आइए, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जो बताऊंगा बस उतना पढ़ना, सिलेक्शन आपका 100% होगा। तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा वो लिगेंड्स दिखेगा। यहाँ पर आईयूपीएसी नेम दिखेगा और लिगेंड्स, तो यहाँ पर लिगेंड्स पर मैं फोकस करूंगा कि लिगेंड्स आपको पढ़ लेना है। आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर आपको ध्यान से देख लेना है, और आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन, मॉलिक्यूल का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ध्यान दीजिएगा 100% आपका सिलेक्शन होना है, एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा। इसके बाद एसिड बेसिस पर चले आइएगा। तो एसिड बेसिस पर आपको ध्यान थोड़ा सा देना है, वही पीएच वैल्यू पर ध्यान दे लीजिएगा, और अन्य मतलब बहुत ज्यादा नहीं जाना है एसिड बेस में। तो यहाँ पर मैं एसिड बेस की अगर मैं बात करता हूँ तो मेन थ्योरी लुईस एसिड और आर्हेनियस पर ध्यान देना, और बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की इस पर जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंटल और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने वीडियोस डाली हैं उनको देख लीजिएगा, तो वहां पर भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर बायो इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस थोड़ा कर लेना, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस कर लेना। और साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आप 11th की बुक से इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद चले आते हैं हम लोग 16th टॉपिक पर। ये 16th टॉपिक आपको क्या बताएगा, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मैं आपको जो फोकस करने की कोशिश करूंगा, सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा चैप्टर और टॉपिक यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो मैं आपको फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक डेफिनेट वैल्यू के साथ में लेकर के चलूंगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर ऑर्गेनिक को आप डिवाइड कर लेना, और उसी डिवीजन में ये चैप्टर्स पढ़ लेना। आप जितने भी सिलेबस में चैप्टर हैं वो चैप्टर इस डिवीजन के अकॉर्डिंग पढ़ना। आप 100% पूरा क्वेश्चन पूरा पेपर ही कर लोगे भाई साहब, बता रहा हूँ। इसीलिए मैं ऑपरेशन बोल रहा हूँ इसको। एक तो नंबर 1 सबसे पहले तो आपको मैकेनिज्म पर फोकस करना है। मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म और उसका इंटरमीडिएट पढ़ लेना, इंटरमीडिएट जरूर पढ़ लेना। नेम रिएक्शन में नाम याद रखना कि कौन सी रिएक्शन दी जा रही है, नेम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है। उसके बाद जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन होता है, सॉल्युबिलिटी होती है, इन पर कुछ ध्यान देना पड़ेगा आपको। यानी कि सॉल्युबिलिटी, आपको सॉल्युबिलिटीज आपको पढ़ लेनी चाहिए, और एमपी बीपी पर कुछ ध्यान आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें इसी पॉइंट को, तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म में जब चलेंगे, तो जितने कार्बोकैटायन कार्बोनाइन है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं थोड़ा सा एक बार सिलेबस अपने सामने रख लेता हूँ। सबसे पहला इसमें टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड, नंबर 1। यानी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे।
स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में आपको मेनली हाइब्रिडाइजेशन पर ध्यान देना है। हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, तीन चीजों पर ध्यान दे लीजिएगा। एक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेनी है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेनी, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लेनी, हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पढ़ना है, तीसरा आपको रेजोनेंस पढ़ना है, रेजोनेंस आपको पढ़ना है। ये तीन टॉपिक आपको केमिकल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ध्यान देना है। दूसरी टॉपिक पर चले आइए। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, मैकेनिज्म। तो आपको छोड़ने नहीं किसी कीमत पर, मैंने इंपॉर्टेंट के पॉइंट में डाली है, तो यहाँ पर मैकेनिज्म पे लिख दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे पूरा ऑल पढ़ना है। मेनली कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, और आपको यहाँ पर कार्ब एनायन, इस पर फोकस करना। इसके बाद यहीं पर आपको चले आइएगा तो इनके जो ट्रेंड है, इनका ट्रेंड आप ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड्स पर बहुत विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आ सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट पर भी क्वेश्चन आ सकता है, फिलहाल इस पर आप जरूर फोकस करना, इसे नहीं छोड़ना है आपको, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। तीसरा पॉइंट है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पर चलते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री में खासकर जो आएगा वो आपका DRS और DL पर ही क्वेश्चन आता है। DL सिस्टम आएगा या फिर RS सिस्टम में से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना है। यहीं पर कायरल कार्बन क्या होता है ये तो सब आप कर ही लेंगे। ज्योमेट्रिकल एलाइलिक की पढ़ लीजिएगा। एलाइलिक की यानी कि इस तरीके से एलाइल जो कंपाउंड होते हैं वो है ना, एलिसाइक्लिक जरूर पढ़ लीजिएगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड को जरूर पढ़ लीजिएगा। इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें पूछी जा सकती है, जैसे यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, ऐसे लगा दिए, ऐसे करके इन कंपाउंड्स की जरूर, एलिसाइक्लिक कंपाउंड को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आ सकता है। एल्केन, और आपको एल्केन और साइक्लिक मॉलिक्यूल पर मैं जितना पढ़ाया हूँ उतना पढ़ना है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर अगर मैं एल्केन की बात करता हूँ, एल्केन एंड साइक्लिक मॉलिक्यूल, साइक्लिक मॉलिक्यूल, तो एल्केन और साइक्लिक मॉलिक्यूल में आपको क्या करना पड़ेगा, एल्केन साइक्लिक मॉलिक्यूल में केवल मेन रिएक्शंस पढ़िएगा, ज्यादा नहीं। मेन रिएक्शंस में जो नेम रिएक्शन है उन पर आपको ध्यान देना है। मेन रिएक्शंस में नेम रिएक्शन पर ध्यान देना है, और नेम रिएक्शन के साथ साथ आपको यहाँ पर जैसे हेलोजिनेशन हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गई, इन पर विशेष तौर से ध्यान देना है। इसीलिए मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। नेम रिएक्शन में बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर। पांचवा पॉइंट पर चले आइए। पांचवें में आपको एल्कीन पर विशेष तौर से मार्कोनिकॉफ का रूल जरूर पढ़ लेना। यानी यहाँ पर मैं मार्कोनिकॉफ के रूल पर, मार्कोवनिकॉफ का रूल मैं विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान दूंगा, और इस पर आपको फोकस भी बहुत करना है। यहीं पर आपसे हाइब्रिडाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलाइल, ये सब पूछा जा सकता है, एलाइल है ना, और विनाइल, ये सब पूछे जा सकते हैं। केमनोफोर ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सीडेशन, ये सब पूछ सकते हैं। तो एल्केन के रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, केमनोफोर वाली जैसे रिएक्शन है, रिएक्शन में एक तो आप केमनोफोर एल जो बेयर्स रिएजेंट है वो पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद आपको एक रिएक्शन जो है वो ओजोन से पढ़ लीजिएगा, ओजोन वाली भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इपॉक्साइड का फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। बहुत ज्यादा पेन आपको यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए। आप जैसा आप बाकी उचित मेहनत करने के लिए तो बहुत चीजें होती हैं। इसी तरीके से 6 पॉइंट पर चले आइए। 6 पॉइंट में एरोमेटिक कंपाउंड, जितना मैंने पढ़ाया है एरोमेटिक कंपाउंड पर उतना ध्यान दीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड में खासकर बेंजीन है और हकल रूल है ना। एरोमेटिसिटी जिसे हम बोले तो हकल्स रूल तो लगभग पूछा ही जा सकता है, हकल्स रूल को पूछ सकते हैं किसी की कीमत पर। और यहीं पर बर्च रिडक्शन भी पूछ सकते हैं, बर्च रिडक्शन, ये दोनों चीजें पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद एल्काइल एराइल हैलाइड, आप एनसीईआरटी को फॉलो करके पढ़ लीजिएगा। एल्काइल और एराइल हैलाइड ध्यान दीजिएगा, एल्काइल हैलाइड और साथ में ही एराइल हैलाइड, ये दोनों जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, किससे, एनसीईआरटी से पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिख देता हूँ, तो ये सब आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद चल लेते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में चले आना। तो आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर देखने पड़ेंगे, और
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एनसीईआरटी से देख लोगे, मुझे उम्मीद है कि आपका यहाँ पर भला हो जाएगा। मतलब एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, और इनमें आप केवल एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी को फॉलो करें, बाकी आप इधर उधर बिल्कुल ताका झांकी नहीं करिएगा, ठीक है। 9th में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, ठीक है। और अगर आपको ये चीजें नहीं मिल पा रही तो फिर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हर चैप्टर आपको प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इन पर विशेष तौर से ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पूरे पढ़ाए हैं, मेरे चैनल पर जिन लोगों ने जुड़े हुए हैं मैंने फुल पढ़ाया है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने पूरा पढ़ाया है, और साथ में हेट्रोसाइक्लिक, कोई छूट नहीं है यहाँ पर, जितना है उतना पूरा पढ़िएगा। हेट्रोसाइक्लिक, ये अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलने की उम्मीद है, और 3 ही क्वेश्चन यहाँ से मिलने की उम्मीद है। इन पर मैंने पूरा टॉपिक डिस्कशन किया हुआ है, ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। डाइज और पॉलीमर्स ध्यान से पढ़ लेना, फैट और डिटर्जेंट्स, तो यहाँ पर 12th डाइज, ड्रग्स और डाइज पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर डाइज में लिख देता हूँ, डाइज पढ़ लेना, पॉलीमर थोड़ा सा देख लेना, और ये सब एनसीईआरटी से देखना। डाइज मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, और यहाँ पर फैट ऑयल डिटर्जेंट भी कायदे से आपको कर लेना है। फैट्स, ऑयल्स और डिटर्जेंट, फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक अगर आप ध्यान देते हैं और सही तरीके से पढ़ लेते हैं, इन पर बढ़िया सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और ये प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस सेट से करें, हमारे प्रैक्टिस बैच में आकर के जो लोग बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन अपने आप को करवाना चाहते हैं और तो करना चाहते हैं, तो केवल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जोड़ सकता हूं, यानी कि एमसीक्यूज बैच प्रैक्टिस अब चलेगा। तो यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच, और एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच ये मात्र आप 20 दिन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बिहार स्टेट एग्जामिनेशन मान लेते हैं कि मई के लास्ट वीक में हो जाता है, मई के लास्ट वीक में हो जाता है, तो आप इस बैच में अपने आप को बढ़िया से रिस्पॉन्स, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, मॉक टेस्ट आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको फुल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर आप अपनी बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन प्रैक्टिस मजबूत होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। प्रैक्टिस की खास बात है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन तो लगाते हैं लेकिन टू द पॉइंट प्रैक्टिस नहीं करते, टू द पॉइंट प्रैक्टिस नहीं करते, और टू द पॉइंट प्रैक्टिस ही एग्जाम में सिलेक्शन करेगी। क्वेश्चन टू द पॉइंट आएगा, तो अगर आपने समझा होगा कि हमें क्या क्या तैयार करना है, किस पर फोकस करना है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक को हमें छोड़ देना है, ये सब बातें मैंने आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कशन की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पसंद आए हो, तो फिर बिहार एस्टेट का ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिलेक्शन इस बार फिर 100 आउट ऑफ 100 होने चाहिए। यानी कि जो पिछली बार मैंने 65 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था और उनमें से मेरे 45 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड थे, 45 सेलेक्टेड थे, तो अब आप मान लीजिए कि सिलेक्शन का रेशियो हमारा कहाँ जाता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करने जा रहे हैं एरोमा महासंग्राम, और इस एरोमा महासंग्राम में जीत आपकी, बिल्कुल सिलेक्शन आपका।